हाँ जी, हमारा देखा जाए तो पहला चैप्टर है। हमने कल बात किया था ओवरव्यू के बारे में और इंडेक्स एप्लीकेबिलिटी के बारे में। एक तो हमने जान लिया था कि हमारे सीएफआर पेपर नंबर 18 में है क्या क्या, और दूसरा हमने जाना था क्या कि भाई इंडेक्स ज़्यादा पढ़ने अपने को। बाकी जो चैप्टर्स हैं वो भी देखा जाए तो इंडेक्स के बेसिस पर ही है। ओके, तो उसमें हमारा जो पहला इंडेक्स है वो क्या है? इंडेक्स 102, शेयर बेस्ड पेमेंट। ओके, तो इसके इक्विवेलेंट आईएफआरएस है या आईएएस है? आईएएस या आईएफआरएस? आईएफआरएस में तो नंबर 100 ऐड किया था अपन ने। हाँ जी, तो इसका मतलब आईएफआरएस 102 है ये। बिल्कुल, तो आईएफआरएस 102, सॉरी आईएफआरएस 2, दैट इज यहाँ पे इंडेक्स 102, क्योंकि यहाँ पे अपन ने 100 प्लस किया है। ओके, हाँ 102 इंडेक्स। ओके, अब सुनो सर, शेयर बेस्ड पेमेंट, सर इसमें क्या आएगा? जहाँ पेमेंट करना होगा वहां पेमेंट में कैश ना देकर शेयर्स दे दिए। सर ये तो हमने पहले भी पढ़ा था इंटर में, आपने पढ़ाया था। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सर हम एसेट खरीदते थे और बदले में क्या कर देते थे? शेयर इश्यू कर देते थे। तो क्या तुम्हारा शेयर बेस्ड पेमेंट पढ़ा हुआ है? तो फिर वापस क्यों पढ़ना है? एक्चुअली वो जो चीज थी वो तो अब यहाँ पे है ही नहीं है, लेकिन उसके लिए एएस नहीं बनाए, उसके लिए इंडेस नहीं बनाए, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं है। वो तो सिंपली क्या है, एसेट खरीदा और बदले में शेयर इश्यू कर दिया। मान लो ऐसे ही आप गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स खरीदा, गुड्स अकाउंट डेबिट या परचेज अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ऐसे ही कोई सर्विसेज एक्वायर कर रहे हो, सर्विसेज के बदले में शेयर दे रहे हो, सर्विस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इंडेस 102 बना है ना, वो बना है एम्प्लॉइज के साथ ट्रांजेक्शन के लिए। ईसॉप सुना है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। देखा जाए तो ये उसकी अकाउंटिंग के लिए, देखा जाए तो ये उसकी अकाउंटिंग के लिए है। अब इतना इंडेस उसके लिए भी क्या जरूरत है? अच्छा खासा इंडेस बना दिया, काफी सारे टॉपिक्स डाल दिए, उसके लिए भी क्या जरूरत थी? वो भी तो छोटा सा ही टॉपिक है, क्या दिक्कत है? एम्प्लॉइज को शेयर देने दे देंगे। लेकिन वहां दिक्कत ये आ जाती है कि एम्प्लॉइज को जो शेयर दे रहे हो उनका वैल्यूएशन वगैरह कैसे किया जाएगा? वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा? उस डेटा को रिकॉर्ड किस पे किया जाएगा? एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे तो कैसे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे? इससे बहुत बड़ी कहानी हो जाती है। अब बड़ी कहानी में और एड ऑन क्या होते गए? एम्प्लॉइज को शेयर दे क्यों रहे हो? उसको कंपनी में रोकने के लिए, वरना एम्प्लॉय आता है और काम सीख कर चला जाता है, तो उसको एड ऑन बेनिफिट्स के फॉर्म में हम अपने शेयर्स दे रहे थे। फिर धीरे धीरे क्या होता गया, इसको और टारगेट बेस बना दिया गया कि देखो जी, अगर हमारी कंपनी का शेयर का प्राइस इतना पहुंच गया तो हम आपको शेयर देंगे। हमने अगर हमारी सेल्स इतनी हो गई तो हम आपको शेयर्स दे देंगे। हमारे प्रॉफिट इतने हो गए हम आपको शेयर्स दे देंगे। अगर हुए तो टारगेट ओरिएंटेड बना दिया गया, तो और एड ऑन होते गए। फिर इसमें कैंसिलेशन, मॉडिफिकेशन, सेटलमेंट, पता नहीं बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अच्छा, शेयर्स, शेयर्स के बदले कैश ले लो, ये और ऑप्शन ला दिया। बाद में चॉइसेस ला दी गई कि शेयर लेना है शेयर ले लो, कैश लेना है कैश ले लो। तो ऐसे ऐसे एक एक चीज बढ़ती गई और ये एस बढ़ता गया, इंडेस 102। तो ये सारी चीजें अपने को किस में पढ़नी है? इस शेयर बेस्ड पेमेंट इंडेस 102 में पढ़नी है। तो लिखना स्टार्ट करें, चलिए। हाँ जी, हाँ आप तो रजिस्टर में लिखोगे ना। मीनिंग ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट, शॉर्ट में क्या बोल सकते हो? SBP। बिल्कुल, मीनिंग ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट। आप भी एक से ज्यादा कलर यूज कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। इंटर में अगर नहीं किए हो तो इस बार गलती सुधार लें, ठीक है ना। हम लोग जब एक से ज्यादा कलर यूज करते हैं तो आप भी कर सकते हो, रिजल्ट अच्छा बनेगा। तो मीनिंग ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट,
तो इसमें लिखूं पेमेंट in form of shares for goods, services और assets. गुड्स खरीदा या कोई सर्विसेज आपने एक्वायर की आउटसाइडर से, बता रहे, ठीक है ना, या एम्प्लॉय से सर्विसेज लिया, एसेट्स खरीदा, उसके बदले में आप क्या कर रहे हो, पेमेंट किस में कर रहे हो, शेयर्स में कर रहे हो. दैट इज शेयर बेस्ड पेमेंट. In fact, next line. In fact, under share based payment, under SBP, share based payment, shares are used as currency cash. एक वर्ड यूज किया गया करेंसी कैश, मतलब पैसे के बदले आप शेयर्स यूज कर रहे हो, सिंपल. शेयर्स आर यूज्ड एज करेंसी कैश. हाँ जी, पॉइंट्स टू बी नोटेड. कुछ अलग क्या कहना चाह रहे हैं, एक लाइन लिखवा रहा हूं कि देखो, अगर फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स की बात की जाए, हम आपको इतने शेयर्स देंगे तब तो वो इस इंड एस में कवर होगा. अगर वेरिएबल शेयर्स की बात की जाए तो वो इसमें कवर नहीं होगा. तो वो लाइन लिखवा देता हूं, लिखो, ओनली the fixed number of shares to be issued, the हटा दो भले ही, only fixed number of shares to be issued are considered under Ind AS 2. Sorry, 102. If issue of shares are in variable number, मतलब शेयर्स फिक्स ना हो, अगर जो हम सर्विसेज के लिए बदले में जो शेयर्स देना है, जिसके लिए शेयर्स दिए जा रहे हैं, अगर वो शेयर्स फिक्स ना हो, वेरी कर रहे हो किसी न किसी बेसिस पर, तो वो यहाँ इंड एस में कवर नहीं होंगे. If issue of shares are in variable number, then issue is addressed. तो ये मामला कहां जाएगा, is addressed under Ind AS 32, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. तो जब वो पढ़ेंगे तब जानेंगे. तो अपने, हाँ जी, इंड एस 32 ऑब्वियसली प्लस 100 नहीं है, दैट मीन्स ये इसके इक्विवेलेंट क्या है इंटरनेशनल मार्केट में, IAS है. तो इंड एस 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. तो अपने यहां तो कवर क्या करना है, केवल फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स आर इश्यूड. तो SBP क्या हो गया, शेयर्स इश्यू कर रहे हो एज अ पेमेंट के फॉर्म में, कैश की जगह आप क्या कर रहे हो, शेयर्स इश्यू कर रहे हो.
और अपन ने क्या देखा, दो ट्रांजेक्शन आएंगे आगे चल के, एक तो सिंपली जो आउटसाइडर से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो और दूसरा अपने एम्प्लॉइज से ट्रांजेक्शन कर रहे हो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, लिखो एक एग्जांपल। एग्जांपल, A Limited bought A Limited bought building। A Limited ने बिल्डिंग खरीदा वर्थ 50 लाख, वर्थ रुपीस 50 लाख, for which A Limited will issue $1 lakh ऑन इक्विटी शेयर, खुद के इक्विटी शेयर। बताओ क्या ये एसबीपी ट्रांजेक्शन है? क्या ये एसबीपी ट्रांजेक्शन है? यस सर, बिल्कुल। 50 लाख रुपए का मामला है, 1 लाख शेयर फिक्स नंबर ऑफ शेयर इश्यू कर रहे हो, यस ये एसबीपी ट्रांजेक्शन है। पेमेंट के फॉर्म में आप क्या कर रहे हो, शेयर्स दे रहे हो। ओके तो लिखो, मैंने दोनों बातें बोली थी, एम्प्लॉइज भी होंगे और ट्रांजेक्शन विद आउटसाइडर्स भी होगा। अभी लिखा है ना, एसबीपी का डेफिनेशन ही क्या है, पेमेंट इन फॉर्म ऑफ शेयर्स फॉर गुड्स सर्विसेज और एसेट्स, गुड्स सर्विसेज और एसेट्स, सिंपल। हाँ जी ऋषिता, ओके तो लिखो, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू इश्यू it is a contract to issue fixed number of shares, fixed number of shares hence it is SBP, share based payment transaction, और पेमेंट शेयर्स में हो रहा है, फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स में हो रहा है, तो ये एसबीपी ट्रांजैक्शन है। एक और एग्जांपल लिखूं, A Limited bought building worth rupees 60 lakh, worth rupees 60 lakh, for which A Limited will issue shares at market price per share after 3 months। तीन महीने बाद जो भी मार्केट रेट होगा उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, शेयर्स देंगे आपको। ओके, क्या ये एसबीपी ट्रांजैक्शन है? इज दिस ट्रांजैक्शन कवर्ड अंडर Ind AS 102? नहीं है, क्यों नहीं है? यस, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स नहीं है। उस टाइम क्या मार्केट रहेगा, कितने शेयर इश्यू किए जाएंगे, अभी कोई आइडिया नहीं है। तो लिखो सॉल्यूशन,
ओके ऋषिता, हाँ जी लिखो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, number of equity shares to be issued depends upon किस पर डिपेंड करेगा? मार्केट प्राइस, डिपेंड्स अपॉन मार्केट प्राइस आफ्टर 3 months, which is not fixed, जो कि फिक्स नहीं है, which is not fixed. Hence, contract is to issue वेरिएबल शेयर्स। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे है? वेरिएबल शेयर इश्यू करने का है। अकॉर्डिंगली ट्रांजेक्शन इज कवर्ड अंडर कौन से एएस में? इंड एस में इज कवर्ड अंडर, ओके जी, इंड एस 32, इंड एस 32 डन है। इंड एस 32 नाम क्या था? इंड एस 32 का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ओके ओके डन मोनिका, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगेन हैशटैग मेजरमेंट। मेजरमेंट इसका प्रॉपर नाम है, आप इसे वैल्यूएशन भी कह सकते हैं। किसी भी एएस इंडेस में क्या लिखा था? मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, डिस्क्लोजर्स, ये सब होते हैं। तो मेजरमेंट का नाम आप क्या कर सकते हैं? वैल्यूएशन बोल सकते हैं। ओके बाकी होगा क्या? मेजरमेंट, हाउ टू मेजर द ट्रांजेक्शन। तो मेजरमेंट वैल्यूएशन में क्या लिखो? क्या बताया था मैंने आपको? ट्रांजेक्शन कौन से हो सकते हैं? 2, ट्रांजेक्शन विद आउटसाइडर्स और ट्रांजेक्शन विद एम्प्लॉइज। ओके लिखो। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन जो हो सकता है वो किसके साथ? एसबीबी ट्रांजेक्शन विद आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स मतलब बाहर से आपने कोई एसेट खरीदा और बदले में उनको शेयर इश्यू कर रहे हो, बाहर से कोई गुड्स वगैरह खरीदा उनको बदले में शेयर इश्यू कर रहे हो, बाहर से सर्विसेज एक्वायर की हैं और उनके बदले में उन सर्विस प्रोवाइडर को आप शेयर्स दे रहे हो। और दूसरा क्या है? ट्रांजेक्शन विद एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज तो क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के घर के होते हैं भैया। हाँ जी, घर के हैं, बाहर के तो है नहीं, ऑलरेडी वहां आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उनके बदले में आप उन्हें सैलरी भी दे ही रहे हो। उसके अलावा उन्हें आप क्या दोगे? शेयर्स और दोगे, एड ऑन बेनिफिट्स। रुक जाओ भैया हमारे यहाँ पे, हम तुम्हें शेयर देंगे। 3 साल अगर रुक गए तो 3 साल बाद हम आपको शेयर्स देंगे, या शेयर प्राइस बेसिस पे, या टारगेट ओरिएंटेड कोई और बेसिस हो सकता है, सेल्स बेसिस, प्रॉफिट बेसिस पे हम आपको क्या करेंगे? शेयर्स देंगे, एड ऑन बेनिफिट्स। ओके दैट इज द ट्रांजेक्शन विद एम्प्लॉइज। चलिए आगे लिखते हैं इसके अंदर।
अगर आउटसाइडर्स के साथ कोई ट्रांजेक्शन है, तो जो आप गुड्स खरीदेंगे, एसेट खरीदेंगे, एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज जो भी आप बाहर से एक्वायर करेंगे आर आइडेंटिफिएबल। क्या आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपने क्या खरीदा है? कंसीडरेशन जब आप देंगे, बदले में आपको मिला क्या है? एसेट्स मिला है, गुड्स मिला है या सर्विसेज मिला है, आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? यस, हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हार्मोनिका, ओके। ट्रांजेक्शन विद एम्प्लॉइज, इनसे आपको क्या सर्विसेज मिली है इस पर्टिकुलर एसबीपी ट्रांजैक्शन के लिए, क्या ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? एम्प्लॉय आपके ऑलरेडी काम कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहा है, शेयर बेस्ड, अगर आप उनको शेयर नहीं भी दोगे, एड ऑन बेनिफिट नहीं भी दोगे तो ठीक है, एम्प्लॉय चला जाएगा, दूसरा एम्प्लॉय आ जाएगा। लेकिन क्या आप ये बता सकते हो इन शेयर के बदले में उन्होंने ये सर्विसेज दी है? नहीं बताया जा सकता। सर्विसेज आर नॉट आइडेंटिफिएबल। काम कर रहा है उसके लिए तो पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, ठीक है ना, इंसेंटिव्स वगैरह जो अलग है वो उनको जो बोनस वगैरह डिक्लेयर वो सब मिल ही रहे हैं, ये शेयर्स जो है वो तो उनको अलग से दिए जा रहे हैं, तो इसके बदले में क्या सर्विसेज एक्वायर की जा रही है वो आइडेंटिफिएबल नहीं है, तो लिखो सर्विसेज आर नॉट आइडेंटिफिएबल। सर्विसेज आर नॉट आइडेंटिफिएबल। भैया वैल्यूएशन तो उसी के बेसिस पे करना पड़ेगा ना जो आइडेंटिफिएबल हो। वैल्यूएशन तो उसी की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है मुझे अपने यहाँ, मेजरमेंट मतलब उसका एक अमाउंट देना है, कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो वही डबल एंट्री सिस्टम है अपने पास। अब डबल एंट्री सिस्टम है, एंट्री के लिए वैल्यू तो देना पड़ेगा ना, अब वो वैल्यू कौन सा आएगा वो डिपेंड करता है। तो एसेट्स खरीद रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो, कहाँ से? आउटसाइड से। तो उस केस में तो जो आप एक्वायर करो, आप जाओगे मार्केट में, जाओगे बताओ जी ये एसेट्स क्या की, वो बोलेगा 60 लाख की है, 50 लाख की है, 40 लाख की है, और उसके बदले में आप क्या कर दोगे, फिर अपने शेयर इश्यू कर दोगे। तो उस केस में तो जो वैल्यू डिटरमाइन हुआ है वो किसने कहां से इंपोज किया हुआ है? बाहर से इंपोज किया हुआ है। तो हम उस वैल्यू पे क्या कर लेंगे, अपने यहाँ पे गुड्स, सर्विसेज और एसेट्स को रिकॉर्ड कर लेंगे, और उसके बदले में क्या करेंगे, हम हमारे शेयर्स दे देंगे। यही तो था इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला मामला। हाँ जी। लेकिन जब एम्प्लॉइज को दिया जाएगा तो एम्प्लॉइज में सर्विसेज की वैल्यू तो डिसाइड करने वाला कोई है नहीं कि भैया इन शेयर्स के बदले में हमें ये सर्विसेज मिली है। तो उस केस में फिर अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए जो वैल्यू डिटरमाइन किया जाएगा वो वैल्यू कौन सा लिया जाएगा? उन शेयर्स का फेयर वैल्यू। क्या लिया जाएगा? शेयर्स का फेयर वैल्यू। तो क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज का वैल्यू डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो शेयर्स इश्यू कर रहे हैं हम उनका वैल्यू क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, फेयर वैल्यू डिसाइड करेंगे। हमें तो क्वेश्चन में फेयर वैल्यू दिया हुआ रहेगा, बाकी हम प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसका फेयर वैल्यू डिसाइड करेंगे। चलिए लिखो इसके रिगार्डिंग। सर टारगेट बेसिस पे हुआ तो आइडेंटिफाई होगा ना, टारगेट बेसिस पे हुआ तो वो टारगेट काम तो उतना ही कर रहा है, टारगेट पूरा हुआ तो दे देंगे, आइडेंटिफिएबल नहीं कहा जाएगा ऋषिता, ठीक है ना। सर्विसेज दिए, टारगेट एक अलग बेंचमार्क है, बट उसके लिए सर्विसेज कौन सी रिसीव हो रही है, किसके बदले, कोई अलग प्रोजेक्ट तो दिया नहीं है हमने उनको, काम वही करना है ऑर्गेनाइजेशन वाला ही, वो तो वैसे भी उनका काम था, बट हमने तो एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि चलो ठीक है इतना क्राइटेरिया, अगर 20% हमारा इस साल का रिटर्न रहा तो हम दे देंगे तुमको शेयर, वरना नहीं देंगे। तो वहां पे सर्विसेज आर नॉट आइडेंटिफिएबल। बिल्कुल, तो अब लिखो इसमें, पहले लेफ्ट साइड ट्रांजिशन विद आउटसाइडर्स में लिखो, वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज, वैल्यू ऑफ एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज are determined first, are determined first। पहले क्या डिसाइड होगा, एसेट, गुड्स या सर्विसेज जो आप बाहर से लेके आ रहे हैं उसकी वैल्यू डिटरमाइन होगी, देन शेयर्स आर इश्यूड, देन शेयर्स आर इश्यूड।
Hence, fair value of shares are simply, आप लिख नहीं रहे हो क्या? कॉपी नहीं लाए? कितनी बार बोला था कल? क्या वापस बोलना? एक बार फिर से बोल। टेस्ट लोगे, नोट कर रहे हो तुम? और सुबह ये बंदा क्या बोल रहा था एसएसएम की क्लास में? फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स आर सिंपली द, नहीं इसका टेस्ट मैं आज ही दिलवा के भेजूंगा। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स आर सिंपली द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। हाँ जी, तो ऐसे केस में शेयर्स की फेयर वैल्यू क्या रहेगी? जो हम एक्वायर कर रहे हैं एसेट, गुड्स और सर्विसेज, उनकी वैल्यू ही क्या रहेगी? शेयर्स की फेयर वैल्यू हो जाएगी। और अगर ट्रांजेक्शन विद एम्प्लॉइज हो जहां पे सर्विसेज आर नॉट आइडेंटिफिएबल, डायरेक्टली हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा? लिखो, वैल्यू ऑफ सर्विसेज आर नॉट आइडेंटिफिएबल। फिर लिख रहे हो? हाँ, फिर लिखवा रहा हूं ये लाइन। वैल्यू ऑफ सर्विसेज आर नॉट आइडेंटिफिएबल, हेंस there is no fair value of सर्विसेज। वहां पे सर्विसेज का कोई फेयर वैल्यू नहीं है। Here fair value of shares are determined first। यहां पर आप क्या करेंगे? पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स। हालांकि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुमको गिवन होगा। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स आर डिटरमाइंड फर्स्ट and it is treated as fair value of services। fair value of services। और इन्हें क्या ट्रीट कर लिया जाएगा? फेयर वैल्यू ऑफ सर्विसेज। तो जब हम एम्प्लॉइज को शेयर इश्यू करेंगे तो जो शेयर का फेयर वैल्यू होगा वही, उसी बेसिस पे हम क्या करेंगे? उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। भाई मैं आपको 10,000 शेयर दूंगा, अब 10,000 इंटू उसका फेयर वैल्यू, खत्म बात। उस वैल्यू पे हम क्या करेंगे? उस ट्रांजेक्शन को, एम्प्लॉइज के साथ जो ट्रांजेक्शन हुआ है शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन, उसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लियर है वाली चीज? तो बड़ा लैंग्वेज थोड़ा सा वो घुमाते हैं, बट है तो नॉर्मल बात ना कि भाई अगर मेरे को एसेट, गुड्स और सर्विसेज बाहर से लेना है तो ऑब्वियसली पहले बाहर के सामान की कीमत होगी डिसाइड, और उसके बेसिस पे मैं शेयर इशू कर दूंगा। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड कौन सा होगा? जो बाहर से खरीद के लेके आ रहा हूँ वो वाला वैल्यू होगा, उसके बेसिस पे मैं शेयर इशू कर देता हूँ। कितने शेयर इशू करने हैं? ठीक है जी, कर देंगे। अच्छा, दूसरा क्या? एम्प्लॉइज के साथ ट्रांजेक्शन, उसको रिकॉर्ड करना है, तो उसके साथ रिकॉर्ड करने में ये तो है नहीं कि भैया सर्विसेज कितने की मिल रही है। ठीक है ना, मैं शेयर दे रहा हूँ, तुम बता तो सकते नहीं हो कि मेरे को शेयर इतने, सर्विसेज इतने वर्थ का मिल गया है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा? मैं जो शेयर दे रहा हूँ उनकी वैल्यूएशन होगी, और उस वैल्यू पे क्या किया जाएगा? उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर है? कितनी गोलियां? पक्का? ठीक है, ओके जी, डन। नेक्स्ट लिखो एग्जांपल। हाँ, वापस बोलो। हाँ जी, नहीं, दोनों में अलग अलग है भाई। इसमें पहले एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू हो रही है,
और उसके बेसिस पे शेयर्स इश्यू कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे पहले शेयर्स की वैल्यू डिटरमाइन हो रही है और उसी शेयर की वैल्यूएशन के बेसिस पे ट्रांजेक्शन क्या कर दिया जाएगा, रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। मैंने इन शॉर्ट बता दिया ना भाई, बाहर से खरीदो तो बाहर वाली वैल्यू, और अगर एम्प्लॉइज को आप शेयर दे रहे हो तो आपकी जो शेयर की फेयर वैल्यू है आप ट्रांजेक्शन उस पर रिकॉर्ड करेंगे, इन शॉर्ट, इन नॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, ओके। लिखो, देखो एग्जांपल लिखो। ए लिमिटेड बॉट सर्विसेज फ्रॉम बी लिमिटेड। A Limited bought services from B Limited। क्या B Limited एक आउटसाइडर है? ओके जी, हाँ, B Limited एक आउटसाइडर है। फेयर वैल्यू ऑफ सर्विसेज एग्रीड, फेयर वैल्यू ऑफ सर्विसेज जो हमने उससे सर्विसेज एक्वायर की है उसका वैल्यूएशन कितना डिसाइड किया गया है? एग्रीड फॉर ₹50 लाख, 50 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और हमने कहा कि हम आपको इक्विटी शेयर कितने देंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड, 1 लाख शेयर्स। हम आपको शेयर देंगे कितने? 1 लाख। हेयर आंसर आ गया। आंसर क्या समझाया गया? ऑब्वियसली केसेस हैं। हेयर फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, कोई पूछे आपसे बताइए फेयर वैल्यू ऑफ शेयर क्या होगा तो बोलना फेयर वैल्यू ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज की जो फेयर वैल्यू है वही हमारे शेयर्स की फेयर वैल्यू है। तो फेयर वैल्यू पर शेयर क्या आएगा? ओके जी, फेयर वैल्यू पर शेयर 50 लाख की सर्विसेज थी और उसके बदले में आप 1 लाख शेयर इश्यू कर रहे हैं अपने। दैट मीन्स कितना हो गया? 50 रुपए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगेन एग्जाम्पल नहीं है, वही क्या है, केस बेसिस है। हाँ जी, ए लिमिटेड विल इश्यू, ए लिमिटेड विल इश्यू 20,000 इक्विटी शेयर्स। लाओ ये फोन मेरे को दे दो, बहुत परेशान कर रहा है तुमको। उठ के आओ तो दोगे तो होगा, तो नहीं देने के बहाने होते हैं। हाँ, चालू करके रखना था ना, मैं अपने आप रिप्लाई कर दूंगा। हाँ जी, जय भोलेनाथ। A Limited will issue 20,000 equity shares. हेलो, हाँ जी, फेयर वैल्यू मेजरमेंट वाला इंडेक्स यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी देखते चलो, ठीक है। फेयर वैल्यू मेजरमेंट यहां पे नहीं होगा। आपने इंडेक्स वो पढ़ रखा है शिवानी, बट उससे मैच ना करें, ठीक है ना। फेयर वैल्यू मेजरमेंट का कंसेप्ट यहां पर नहीं लगने वाला है, वो इंडेक्स यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके बेसिस पे फेयर वैल्यू यहां पे डिटरमाइन नहीं होगा। देखो, ए लिमिटेड विल इश्यू 20,000 इक्विटी शेयर टू इट्स एम्प्लॉइज, to its employees for continuous services of 3 years। अगर आप 3 साल तक हमारे यहां काम करेंगे तो हम आपको 30,000
इक्विटी शेयर्स देंगे। पहली बात तो ये शेयर्स किसको दिए जाते हैं? क्या सारे एम्प्लॉइज को दे देंगे या केवल टॉप लेवल एम्प्लॉइज को ही दिया जाएगा? टॉप लेवल एम्प्लॉइज को ही दिया जाता है, बाकी तो कोई आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जा रहा हूं, जाओ, मैं वापस नहीं आऊंगा। रोका किसने? ऐसे एम्प्लॉइज को आप ये, हाँ शेयर्स, हाँ वो रहा गेट। तो ऐसे एम्प्लॉइज को आप शेयर्स नहीं देते हैं, ठीक है ना। आप एम्प्लॉइज ऐसे चूज करेंगे जिसके जाने से आपको इफेक्ट हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट होता हो, उसकी जरूरत हो आपके ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है जी। नहीं देना हो तो एक अलग बात, सीएसीएस वो तो अच्छे लोग हैं ना यार, ठीक है। और क्या, टॉप में कोई सीईओ वगैरह ही थोड़ी ना है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वर्थ रखते हो, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वर्थ रखते हो, बिल्कुल। हाँ जी, तो इवेल्युएट, अब चलो इसको भी इवेल्युएट करो। अब इसमें क्या इवेल्युएट करना है, देखो क्या यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ सर्विसेज पता चल सकती है? नो no. 3 साल आप काम करोगे, काम करने की तो सैलरी मिल ही रही है, तो उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, उसके लिए तो हम सैलरी दे दिए, ये तो एड ऑन बेनिफिट है। तो फेयर वैल्यू ऑफ सर्विसेज आर नॉट आइडेंटिफाइड या कांट बी आइडेंटिफिएबल, आर नॉट आइडेंटिफिएबल। Hence, fair value of shares are needed. Hence, fair value of shares are needed. यहां पर मुझे शेयर्स की फेयर वैल्यू पता करनी पड़ेगी। सर फेयर वैल्यू कैसे पता करेंगे? फेयर वैल्यू कैसे पता की जाएगी? देखो शेयर्स आर कोटेड और अनकोटेड, मतलब लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि फेयर वैल्यू कैसे डिसाइड होगा। शेयर्स आर लिस्टेड, इफ शेयर्स आर लिस्टेड और कोटेड, तब तो क्या होगा, उसका जो मार्केट में रेट चल रहा होगा, एमपीएस इज द फेयर वैल्यू, तो उस केस में तो मार्केट प्राइस पर शेयर ही हो जाएगा। और अगर शेयर्स आर अनलिस्टेड, इफ शेयर्स आर अनलिस्टेड, मार्केट में तो उसका रेट अवेलेबल है नहीं, क्या किया जाए? तो शिवानी यहां पे एक कंफ्यूजन होता है, जैसा आपको हुआ कि हम इंडेक्स 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट यूज कर लें, ठीक है ना, शिवानी बोला मैंने, हाँ जी, तो वो यहां पर यूज नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहां पे कैसे कैलकुलेशन होगा? कैलकुलेटेड यूजिंग ऑप्शन वैल्यूएशन मॉडल। क्या तुमने कभी एसएफएम पढ़ी है? हाँ, कोई सर तो पढ़ाते होंगे। अच्छा ठीक है, अच्छे टीचर हैं, ठीक है। ऑप्शन वैल्यूएशन मॉडल वो आपको डेरिवेटिव में पढ़ाए होंगे, हाँ जी, हालांकि एसएपीएम में भी वो ऑप्शन के बारे में बताते रहते हैं आपको, ठीक है ना। हाँ जी, मेरे को सब पता है, मैंने उनकी क्लासेस देखी है सारी, ठीक है ना। तो ऑप्शन में ऑप्शन के बारे में बताते होंगे, ऑप्शन की प्राइस भी आपसे डिस्कस की होगी, आया ना। वो ऑप्शन का जो प्राइस होता है कॉल और पुट का, जो प्राइस होता है जिसपे आप खरीदते हो और बेचते हो, बाइंग सेलिंग करते हो, वो वैल्यूएशन, वो प्राइस डिटरमाइन करने के लिए आपको डेरिवेटिव चैप्टर में वो पढ़ाएंगे, दो मॉडल, बाइनोमियल और बीएसएम, ब्लैक एंड स्कॉल्स मॉडल। उन्हीं दो मॉडल के बेसिस पे यहां भी वैल्यूएशन किया जाएगा। बट अपने को यहाँ पे बाइनोमियल या बीएसएम नहीं पढ़ना है, हमारे कोई फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना नहीं आएगा, वो आप एसएफएम में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं हो, यहाँ पे तो फेयर वैल्यू मैंने पहले ही बोल दिया था आपको गिवन होगा,
हेडेक ही नहीं पालना, ठीक है ना। तो कैलकुलेटेड यूजिंग ऑप्शन वैल्यूएशन मॉडल, कौन कौन से, दैट इज बाइनोमियल, बाइनोमियल और बीएसएम, ब्लैक एंड स्कॉल्स मॉडल। पूरा लिखोगे या वहीं देख लेंगे फिर हम? बीएसएम, ब्लैक एंड स्कॉल्स मॉडल। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हैशटैग रिकॉग्निशन। मेजरमेंट तो देख लिया, बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे तो एंट्री क्या रहेगा, जर्नल वगैरह, और कैसे रिकॉग्नाइज करना है बुक्स में वो देखते हैं। तो मेन वर्ड जो है वो है रिकॉग्निशन, उसके लिए सब्स्टिट्यूट आप यूज कर सकते हैं क्या, जर्नल, रिकॉग्नाइज करना, बुक्स में रिकॉर्ड करना। तो ट्रांजेक्शन विद आउटसाइडर, पहला ट्रांजेक्शन विद आउटसाइडर, वही गुड सर्विसेज और एसेट्स। तो जो भी आपने एक्वायर किया है वो तो क्या हो जाएगा, डेबिट। एसेट है तो एसेट्स, गुड्स है तो परचेज वर्ड लिख दो, गुड्स वर्ड लिख दो, सर्विसेज है तो सर्विसेज अकाउंट, डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, बदले में क्या दे रहे हो, शेयर, तो इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट। और अगर ये शेयर प्रीमियम पे इशू करेंगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम। ऑब्वियसली फेस वैल्यू से ज्यादा पे अगर आप इशू करोगे, फेयर वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना भाई। अभी आपने 50 रुपए ऊपर फेयर वैल्यू देखा था, 50 लाख की सर्विसेज के लिए 1 लाख शेयर दे रहे हो, 50 रुपए उसका फेयर वैल्यू है। मान लीजिए फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो शेयर कैपिटल के सामने तो 10 रुपए के हिसाब से आएगा, और बाकी 40 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने आएगा। तो लिखो यहाँ पे, हाँ जी, इक्विटी का ही केस रहेगा जनरली, ठीक है ना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए, और बाकी का जो बैलेंस अमाउंट होगा वो यहां पर आ जाएगा, ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू, वैल्यू ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू। ओके, दूसरा ट्रांजेक्शन विद एम्प्लॉइज, ट्रांजेक्शन विद एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के साथ जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे। मैंने कहा भैया ये बहुत लंबी कहानी है, ऐसे ही थोड़ी ना पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा हो गया तो इंड एस पूरा हो गया। तो इसके अंदर 3 प्लान रहेंगे जो हमें 1 बाय 1 पढ़ने होंगे। पहला इक्विटी प्लान, जहां पे आप एम्प्लॉइज को क्या इश्यू करेंगे, इक्विटी शेयर्स इश्यू करेंगे, कि हम देंगे आपको इतने टाइम बाद इक्विटी शेयर। वो टारगेट बेस्ड हो सकते हैं, वो पता है बार बार सिर्फ सर्विसेज बेसिस पे भी हो सकते हैं कि आप कंटिन्यूस सर्विसेज दो, उस बेसिस पे भी हो सकते हैं। ओके, या फिर दूसरा कैश प्लान। सर कैश देंगे तो कैश, ये शेयर बेस्ड पेमेंट कैसे हो गया। मैंने कहा कैश देंगे लेकिन किसके बेसिस पे, शेयर की वैल्यूएशन के बेसिस पर। कैश प्लान है लेकिन किसके बेसिस पे दिया जाएगा, शेयर की वैल्यूएशन के बेसिस पे दिया जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कि कैश देंगे लेकिन किसके बेसिस पे, शेयर के बेसिस पे। तो ये भी एसबीपी ट्रांजेक्शन का पार्ट है, जरूरी नहीं कि शेयर दिया गया, ठीक है ना। शेयर के बेसिस पे बाद में जाके क्या कर दिया जाएगा, एम्प्लॉइज को कैश दे दिया जाएगा, पहले से डिसाइड रहेगा शेयर के बदले क्या देंगे, कैश। अच्छा, और तीसरा क्या रहेगा, ऑप्शन, ऑप्शन ऑफ इक्विटी और कैश, चॉइसेस भी बोल सकते हैं इसको, कि ऑप्शन रहेगा इक्विटी लेना है या कैश लेना है। ये चॉइसेस दोनों के में से किसी के पास भी रह सकती है, एम्प्लॉयर के पास भी रह सकती है और एम्प्लॉय के पास भी रह सकती है। पहले से प्री डिसाइडेड रहेगा कि इक्विटी देना है या कैश देना है। ओके जी, ऑब्वियसली एम्प्लॉयर क्या चाहेगा, कैश देना चाहेगा या इक्विटी देना चाहेगा, इक्विटी देना चाहेगा।
और एम्प्लॉय क्या लेना चाहेगा? डिपेंड करता है कहाँ पे ज्यादा फायदा हो रहा है। याद है ऐसा क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में आया था रिडीमेबल वाले में, जहां पे ज्यादा फायदा होगा वहां पे ले लेगा। ओके जी, चलिए अब बात करते हैं, डिपेंड करता है लॉक इन है नहीं है, ठीक है ना। चलिए हैशटैग अगेन, अब 1 बाय 1 प्लान को पढ़ना है। तो इक्विटी प्लान, देन कैश प्लान और देन ऑप्शन। तो स्टार्ट कर देंगे इक्विटी प्लान आज ही। हाँ सर कर दीजिए। ओके इक्विटी प्लान, मैं अपने मन की सुनता हूँ, ठीक है। हाँ उसी से पूछ लेता हूँ, उसी की सुन लेता हूँ। बिल्कुल इक्विटी प्लान देखिएगा, मतलब एम्प्लॉइज को आप क्या दे रहे हैं यहाँ पे? इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, लिखो। ओके ऋषिता, हाँ जी। अंडर इक्विटी प्लान अंडर इक्विटी प्लान employees are issued only equity shares, only equity shares for services rendered, for services rendered। ओके तो आप हमें सर्विसेज देंगे, बदले में हम आपको सर्विसेज वाले सैलरी तो दे ही रहे हैं, इसके अलावा एड ऑन में हम क्या देंगे आपको? इक्विटी शेयर्स देंगे। ओके अब इस इक्विटी प्लान की अकाउंटिंग समझने के लिए मैं कुछ लिख रहा हूं, आप क्या करेंगे? आप देखेंगे। नरेंद्र सर, ओके चलो देखो, सिर्फ देखना है, लिखना नहीं है। सर ये आप क्या कर रहे हैं? देखते जाओ चुपचाप। कॉन्ट्रैक्ट डेट, जिस दिन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भैया हम आपको क्या देंगे? शेयर्स देंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन 3 सालों में हमारे यहां कंटिन्यूअस सर्विसेज देनी होगी, और ये 3 साल क्या कहलाएंगे? इस 3 साल को कहा जाएगा वेस्टिंग पीरियड। इन 3 सालों को कहा जाएगा, या क्या कर रही हो? वेस्टिंग पीरियड। इन 3 सालों को क्या कहा जाएगा? वेस्टिंग पीरियड। ओके जी, और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? अगर कोई कंडीशन है तो उन कंडीशंस को पूरा करना होगा। दीज आर वेस्टिंग कंडीशंस। और फिर 3 साल बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे हमसे शेयर्स लेने के लिए, दैट इज
वेस्टिंग डेट, दैट इज वेस्टिंग डेट। ओके, और अगले 2 साल तक आप हमसे शेयर्स ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं अपना ऑप्शन। ये कहलाएगा एक्सरसाइज पीरियड। क्या कहलाएगा? एक्सरसाइज पीरियड। ओके जी, एक्सरसाइज पीरियड। और इन 5 साल बाद ये जो हमारा प्लान है वो क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। दैट इज एक्सपायरी डेट। टोटल 5 साल, आज से 5 साल। तो देखा जाए तो लाइफ कितनी है ऑप्शन की? अगर कोई पूछे लाइफ ऑफ द ऑप्शन, बिल्कुल, लाइफ ऑफ द ऑप्शन 5 years। लाइफ ऑफ द ऑप्शन दैट इज 5 year। समझ में आ रहा है कुछ? बिल्कुल। इसके अलावा जो हमें टर्म्स समझनी है वो है कॉन्ट्रैक्ट डेट को ही क्या डिसाइड हो जाएगा? एक्सरसाइज प्राइस डिसाइड हो जाएगा कि इस रेट पर आप हमसे शेयर आके खरीद सकते हैं। ओके, आज का मार्केट प्राइस आपको पता होगा। ओके जी, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू डिसाइड करोगे। लिस्टेड है तो एमपीएस की फेयर वैल्यू हो जाएगा, अनलिस्टेड है तो ऑप्शन वैल्यूएशन मॉडल के अकॉर्डिंग बायनोमियल और बीएसएम के अकॉर्डिंग आप वैल्यूएशन करेंगे। और अगर फेयर वैल्यू ना दिया हुआ हो क्वेश्चन में तो फिर हम यूज करेंगे इसका इंट्रिंसिक वैल्यू का। सर वो क्या होगा? मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस। मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस। भाई मार्केट प्राइस 100 रुपए है, हमने कहा आप आना और 40 रुपए में शेयर खरीद लेना, तो 60 रुपए क्या है, हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दैट इज द फेयर वैल्यू, जस्ट लाइक फेयर वैल्यू, दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या कहला जाएगा? इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी सबको डिफाइन करूंगा, लिखूंगा, लिखो यहां तक तो वो लिखो, फिर मैं टर्म्स को डिफाइन कर दूंगा बस। और आज के लिए फिर इतना ही करेंगे। ओके गिरधर, बोला था रुक जाओ लेकिन नहीं। हाँ चलो कोई बात नहीं, लिखो फटाफट से आप लोग भी अब। बिल्कुल, अब बस इन टर्म्स को मेरे को लिखवाना है, समझाना है। हालांकि समझ में तो आ गई होंगी, ठीक है ना? थोड़ी थोड़ी तो अभी लिखेंगे तो पूरी पूरी आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी। अब तुम सारा क्या कर दोगे? ब्लू में लिख दोगे अभी। है पेन? वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ओके, ये सब कॉन्ट्रैक्ट डेट के नीचे ही क्यों लिखा है अपन ने? हाँ, इसी दिन डिसाइड हो जाएंगी सारा। कोई फेयर वैल्यू, कोई आज का मार्केट रेट, आज से ही डिसाइड हो जाएगा, एक्सरसाइज प्राइस वगैरह सब। नहीं, वो ठीक बात है, मार्केट प्राइस देखा जाएगा, लेकिन उस दिन मार्केट प्राइस मतलब सिंपली था, आज देखना है तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए तो आज ही देखना पड़ेगा। भाई आज रेट इतना है, अब आपकी इच्छा हो तो उस दिन लेना हो तो लेना, उस दिन मार्केट का रेट क्या होगा वो एक अलग बात है। हम तो अपनी अकाउंटिंग तो आज की मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग ही करेंगे। हम तो आज ही बुक कर उसी के अकॉर्डिंग बुक करके चलेंगे पहले से ही। ठीक है ऋतिक?
हम तो आज ही, क्योंकि हमें तो अकाउंटिंग करनी है, तो 3 साल बाद मार्केट रेट क्या होगा, अगर उसके बेसिस पे करूंगा तब तो वो एसबीपी के अंदर कवर ही नहीं हुआ ना। स्टार्टिंग में यही पढ़ा था कि आज ही के अकॉर्डिंग अगर शेयर डिसाइड होंगे तभी होगा। 3 साल बाद मार्केट प्राइस क्या होगा, 3 महीने बाद मार्केट प्राइस क्या होगा, उसके बेसिस पे अगर मैं शेयर दूंगा तो वो एसबीपी ट्रांजेक्शन में कवर ही नहीं होगा, क्योंकि वो फिर फिक्स नेचर नहीं होगा, फिर वो वेरिएबल नेचर हो गया। चलिए उन टर्म्स को फटाफट लिख लेते हैं। हाँ जी बोलिए। एक्सरसाइज प्राइस तो ये बताती है ना कि आप कितने पे खरीदेंगे। अब 100 रुपए की चीज हम आपको 40 में देंगे तो 40 ये बता रहे हैं कि आप कितने में खरीदेंगे, लेकिन हमें अकाउंटिंग किससे करनी पड़ेगी, मेरे को खर्चा बुक करना पड़ेगा 60 रुपए का। 100 रुपए की चीज अगर मैं आपको 40 रुपए में दूंगा तो मुझे तो 60 का खर्चा बुक करना पड़ेगा ना। दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, बोल सकते हो उसका फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। हालांकि वो टर्म्स में क्या कहलाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि फेयर वैल्यू अलग है, इंट्रिंसिक वैल्यू अलग है। बट फेयर वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो दैट इज द फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो मुझे तो 60 का खर्चा बुक करना है, और 60 का खर्चा कितने टाइम में बुक करना है। इससे मुझे फायदा क्या मिल रहा है, तुम 3 साल तक रुके रहे हो तो वो खर्चा भी मुझे 3 सालों में बुक कर देना है। कल पढ़ाऊंगा वो कि खर्चा बुक करने कैसे करना है। तो लेकिन वो 3 साल का 60 रुपए जो मुझे रिकॉग्नाइज करने हैं वो कैसे करने हैं, उस वेस्टिंग पीरियड के अंदर करने हैं, 3 साल के अंदर करने हैं। डन। चलिए लिखो आप वन बाय वन। ग्रांट डेट, इसको आप कॉन्ट्रैक्ट डेट की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते थे, ग्रांट डेट भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ ग्रांट डेट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट डेट, कॉन्ट्रैक्ट डेट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई on SBP arrangement, on SBP arrangement. Second, wasting date, wasting date, तुमको क्या लगता है ये कौन सी डेट हुई। ओके जिस दिन वो एलिजिबल हो जाते हैं, मैच्योरिटी डेट ब्रैकेट में लिख सकते हैं। डेट एट विच एम्प्लॉय get right, employee get right to exercise the share option, to exercise the share option, जिस दिन उसे राइट मिल जाता है। 3 साल बाद मिल गया इसको राइट। ओके वेस्टिंग पीरियड, वो 3 साल वेस्टिंग पीरियड है, तो क्या कहलाएगा, पीरियड ओवर विच, period over which employee required to perform condition, employee required to perform conditions, उन 3 सालों में कंडीशन को क्या करना होगा, पूरा करना होगा। केवल रुकने की है या कोई और टारगेट बेस है उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज पीरियड,
एक्सरसाइज पीरियड, ये क्या है? जिस टाइम में आके आप हमसे शेयर खरीद सकते हैं। तो पीरियड ड्यूरिंग विच period during which shares can be subscribed. Shares can be subscribed by employees. Shares can be subscribed by employees. Next, vesting conditions. वेस्टिंग कंडीशंस क्या होंगी? ओके, जो परफॉर्म करना है, टास्क टू बी परफॉर्म्ड, टास्क टू बी परफॉर्म्ड फॉर गेटिंग राइट, फॉर गेटिंग राइट, राइट किस बात का? टू एक्सरसाइज द शेयर्स, टू एक्सरसाइज द शेयर्स। कंडीशन कैसी हो सकती हैं? कंडीशंस पीरियड बेस्ड भी हो सकती हैं, पीरियड बेस्ड भी हो सकती है और परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकती है। वो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। परफॉर्मेंस बेस्ड मतलब टारगेट सेल्स, टारगेट प्रॉफिट, टारगेट मार्केट प्राइस, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस सर ये क्या, मार्केट प्राइस क्या होता है? प्राइस ऑफ शेयर एट, बिल्कुल, प्राइस ऑफ शेयर्स एट ग्रांट डेट या कॉन्ट्रैक्ट डेट। नेक्स्ट, एक्सरसाइज प्राइस, ये क्या होता है? जिस प्राइस पर आप हमसे शेयर आके खरीद लेंगे। प्राइस टू बी पेड बाय एम्प्लॉई, प्राइस टू बी पेड बाय एम्प्लॉई फॉर परचेज ऑफ शेयर्स। कोई जरूरी है कि एक्सरसाइज प्राइस हो? कोई जरूरी है कि हम आपसे पैसा लें ही? ऐसे भी तो शेयर दे सकते हैं। तो अगर एक्सरसाइज प्राइस नहीं होगी तो वहां पे ओनली शेयर वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि आपको ऑप्शन नहीं दिया, आपके पास ऑप्शन नहीं है। भाई शेयर फ्री में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है तो लोगे कि नहीं लोगे? बिल्कुल लेंगे। और फ्री में नहीं मिल रहा है, आपसे कुछ पैसा चार्ज किया जा रहा है, तो वहां पे क्या कहलाएगा? शेयर ऑप्शन कहलाएगा। चॉइस है आपके पास, लेना है तो लो, वरना मत लो। कब लोगे? मार्केट रेट से अगर आपको कम में मिल रहा होगा तो लोगे, वरना नहीं लोगे आप। ओके, ओके जी। फ्री का माल छोड़ते हो क्या तुम लोग? बिल्कुल नहीं छोड़ते ना। वो अपने यहाँ पे कभी कभी वो पिंक कलर का वाला जूस बनता है ना बाहर, हाँ, निर्जला 11 पे, तो छोड़ देते हो यार तुम? छोड़ देते हो, नहीं पीते? अच्छा, वो वाला तो नहीं पीते। हाँ जी आयुष, छोड़ देते, आइसक्रीम खा लेते हैं। अच्छा, क्यों, वहां पे आइसक्रीम भी बनती है क्या? अच्छा अच्छा, तो फ्री का तो, हाँ, और अगर आपसे 2 रुपए चार्ज कर लें उसके तो फिर ऑप्शन होगा, कोई देगा और कोई नहीं देगा, ठीक है ना? भले ही 2 रुपए ही चार्ज कर लो, भले ही। ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू, नहीं नहीं, बहुत होते हैं, बहुत भीड़ लगती है। हाँ, मैंने भी ट्राई किया हुआ है। सीए के एग्जाम जब मैंने दिए थे 14 में, जब मैं क्लियर हुआ ऑब्वियसली, ठीक है ना, सीए फाइनल वाले,
उसके बाद लास्ट वाले पेपर वाले दिन फ्री थे, लंगर लगा हुआ था, ठीक है ना। हाँ तो वाई नॉट, घर जाके करना भी क्या है आज पढ़ाई तो करनी नहीं है। तो चलो भाई, अब देखो 2 ग्लास ले लेता हूँ, अच्छा गिरता है, वेरी गुड। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी? मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। तो अगर क्वेश्चन में फेयर वैल्यू नहीं मिलेगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू से काम चला लेंगे। ओके, 9th, बस 2 और है। लाइफ ऑफ द ऑप्शन, इसका लाइफ कितना था? 5 ईयर। ऋतिक कह रहा है जरूरी थोड़ी ना है 5 साल। बिल्कुल ऋतिक, नहीं तुम्हारा मैंने सुना ही नहीं। ग्रांट डेट टू एक्सरसाइज नहीं, एक्सपायरी डेट। ग्रांट डेट टू एक्सपायरी डेट 5 साल। भाई इसमें 5 साल है, इसमें वेस्टिंग पीरियड 3 साल है, मैंने एग्जांपल में जो लिया, जरूरी थोड़ी ना है। ओके, बट मासूम बच्चे। फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू लास्ट था ना ये फेयर वैल्यू। क्या ये भी ऑब्वियसली फेयर वैल्यू ऑफ शेयर और ऑप्शन एट ग्रांट डेट। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर और ऑप्शन, अगर सुनो फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहा है तो शेयर का फेयर वैल्यू, फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहा है तो शेयर का फेयर वैल्यू, और अगर कुछ पैसा चार्ज किया जा रहा है तो, ठीक है ना, अमाउंट चार्ज, तो ऑब्वियसली किसका फेयर वैल्यू? ऑप्शन का फेयर वैल्यू। क्योंकि शेयर का फेयर वैल्यू तो क्या होगा, 100 रुपए का शेयर है तो फेयर वैल्यू 100 रुपए शेयर का। तो आपसे 40 रुपए तो चार्ज ही किए जा रहे हैं, तो 100 अपने को तो अकाउंटिंग किसके लिए करना है? 60 रुपए के खर्चा बुक करना है ऑप्शन। तो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर और ऑप्शन कौन सी डेट को? कैलकुलेटेड एट ग्रांट डेट। डन। चलिए फिर आज इतना ही, आप घर पे पढ़ जाएंगे, कल देखेंगे खर्चे कैसे रिकॉग्नाइज किए जाएंगे बुक्स में। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।